जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ी थी अकाउंटिंग कंसेप्ट खत्म की थी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज की वीडियो में हम फिर से थोड़ा बहुत रिकैप करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का और उसके साथ में पढ़ेंगे थोड़ा सा आईएफआरएस। और आज मेरे ख्याल से जो चैप्टर नंबर 2 है उसको हम समाप्त कर देंगे इस लेक्चर में, या फिर फाइनली नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 2 समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम चैप्टर 3 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैं इसको फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। ये मैंने फुल स्क्रीन में कर लिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने किया था, लेकिन अभी मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाता हूँ इस पर। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने समझाया था पिछले लेक्चर में कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो एक तरीके के रूल्स है अकाउंटेंसी के, यानी कि कुछ एक रूल बना दिए किन्हीं विद्वान विद्वान लोगों ने बैठ के कि भाई हम ये रूल बना रहे हैं और सभी को ये रूल फॉलो करने हैं। और ये रूल फॉलो क्यों करने हैं? क्योंकि इन रूल को फॉलो करने से सबके एक जैसे अकाउंट बनेंगे, यानी कि एक तरीके के समरूपता आएगी, कंपेरिजन करना आसान रहेगा, है ना। यूनिफॉर्मिटी आएगी अकाउंटिंग पॉलिसीज में। और अलग अलग चीजें हैं जिनका अलग अलग ट्रीटमेंट लोग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट का उदाहरण दिया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट होती है उस कॉन्ट्रैक्ट बहुत साल चलता है, 5 साल 6 साल चलता है। कोई बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट 5 साल चल रहा है, 6 साल चल रहा है, तो उसमें जो है प्रॉफिट कब निकालें हम? 1 साल में निकालें, 2 साल में निकालें, 3 साल में निकालें, या फिर 6 साल बाद में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद निकालें? तो सब अपने अपने हिसाब से प्रॉफिट निकालेंगे, तो हम उनको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। मान लो 2-3 कंपनियां ऐसी है जो कॉन्ट्रैक्ट पे बिल्डिंग बनाने का काम करती है। अभी बैंक को किसी को लोन देना, उन दोनों तीनों कंपनी में से लोन देना है, तो बैंक को चूज करना है कि कौन सी कंपनी को मैं लोन दूं। तो अगर वो सभी एक जैसे प्रॉफिट निकालेंगे तभी तो बैंक समझ पाएगा ना किसका प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, उसको मैं लोन दूं। लेकिन मान लो कोई 3 साल बाद में प्रॉफिट निकाल रहा है, कोई 1 साल में निकाल रहा है, कोई 6 साल बाद में कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा तब निकालेगा, बिल्डिंग पूरी बनेगी तब निकालूंगा मैं, कोई ऐसे बोल रहा है, तो फिर बैंक कैसे ये डिसाइड करेगा मुझे किसको लोन देना है? तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे ना हम उनके अकाउंट्स को, क्योंकि उनकी पॉलिसी जो है प्रॉफिट निकालने की, अकाउंट बनाने की, वो सेम नहीं है। यूनिफॉर्मिटी उनमें नहीं है, और यूनिफॉर्मिटी नहीं होने की वजह से कंपेरिजन नहीं हो पाएगा। कंपेरिजन नहीं होने की वजह से जो आउटसाइड यूजर ऑफ द अकाउंट्स है, जो बाहरी व्यक्ति है, जैसे सरकार है, टैक्स लगाती है सरकार, तो टैक्स के लिए सरकार को खाते चाहिए, बैंक से जो लोन देने के लिए खाते देखते हैं, ये सब लोग जो है कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे 2-3 फर्मों का। तो उस वजह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत विद्वान लोगों ने बैठ के बना दिए। और विद्वान लोग कौन है? आईसीएआई के, मैंने बताया था आपको, सी इंस्टीट्यूट जो है आईसीएआई। मैं यहां से थोड़ा सा इसको डिलीट कर लेता हूं, 2 सेकंड दीजिएगा मुझे। ये मैंने ये इसको यहां से डिलीट कर दिया, ठीक है। आईसीएआई जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीएआई, ये जो है सीए जो है होते हैं, इनके मेंबर होते हैं, मैं भी इसका मेंबर हूं। तो इनमें जो है बड़े बड़े लोग जो बहुत साल से इस प्रोफेशन में है, बहुत विद्वान है, बहुत दिमाग रखते हैं इस चीज के बारे में, तो वो सब बैठ के, कमेटी होती है इनकी एक, वो कमेटी बैठ के फिर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती है। हर चीज के बारे में, हर जो भी चीज है जिसमें इनको लगता है कि अलग अलग लोग अलग अलग ट्रीटमेंट उसका कर सकते हैं, तो एक यूनिफॉर्मिटी के लिए वो उस चीज से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना देते हैं। बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 30 के लगभग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, लेकिन आपको डिटेल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने की अभी कोई जरूरत नहीं है। इनको शॉर्टकट में बोलते हैं एएस, और फिर इनके नंबर होते हैं AS1 AS2, है ना। इस तरीके से अलग अलग एएस अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड होता है, वो आप आगे पढ़ेंगे जब आप आगे की स्टडी में जाएंगे। तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये इंस्टीट्यूट ने बनाए हैं। और वो क्यों बनाएंगे, क्या है, मैंने समझाया था आपको कि ये पॉलिसी होती है, रूल्स होती है अकाउंटिंग की, जो मैंने बताया आपको। और वो इश्यू किए जाते हैं आईसीआई, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म है, आई का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ, सी का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ, आई का मतलब इंडिया, ठीक है। और इसमें होता क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं मेजरमेंट को और ट्रीटमेंट को, प्रेजेंटेशन को, डिस्क्लोजर को, इन सभी चीजों को जो है ये कवर करते हैं। यानी कि किस चीज ट्रांजेक्शन को कब रिकॉग्नाइज करना है, इसके बारे में भी रूल्स बनाए जा सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। मेजरमेंट कितना मेजर करना है, कितनी जो है अमाउंट में कितना होना चाहिए ट्रांजेक्शन, उसका मेजरमेंट कैसे होगा, उसके बारे में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रूल्स बना सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या करना है उसको, प्रॉफिट जो है, मान लो कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट है तो वो कब रिकॉग्नाइज करना है, कितना रिकॉग्नाइज करना है, प्रॉफिट कब बुक करना है, उन सब के बारे में लिखा रहता है उसके अंदर। एकदम एक एक चीज लिखी रहेगी कि भाई ऐसे ऐसे कैलकुलेट करना है, इतनी इतनी साल में करना है, इतना इतना करना है, सब कुछ उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा रहेगा। और अगर आपका बिजनेस उस तरीके का है तो आपको वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना होगा, ठीक है। उसको ना प्रेजेंटेशन अपनी बैलेंस शीट में, अपने P&L अकाउंट में उस पर्टिकुलर चीज को कैसे प्रेजेंट करेंगे, वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके बारे में बताएगा। और फिर डिस्क्लोजर मैंने बताया, डिस्क्लोजर जो होता है वो आउटसाइडर्स के लिए होता है। जो हमारे फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं उनमें हम डिस्क्लोजर करते हैं बहुत सारी चीजों का, जो कि लोगों के डिसीजन को परिवर्तित कर सकती है। ऐसी सारी महत्वपूर्ण चीजों का डिस्क्लोजर किया जाता है। तो डिस्क्लोजर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिए रहते हैं कि भाई ये डिस्क्लोजर आपको करने पड़ेंगे, ताकि कोई भी यूजर है आउटसाइड अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसको सारी पूरी जानकारी मिल सके और वो कंपेरिजन आराम से कर सके, किसमें इन्वेस्ट करना है, किसको लोन देना है, किस पे कितना टैक्स लगाना है। अलग अलग लोगों के अलग अलग जो रिक्वायरमेंट है वो उनके लिए आपके अकाउंट्स को आराम से यूज करके कंपेयर कर सके। तो उसके लिए डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दी जाती है, ठीक भाई। उसके बाद में बेनिफिट देखो, बात करते हैं हम। हर चीज होती है दुनिया में, कोई भी चीज होगी कितनी भी अच्छी हो, उसके बेनिफिट होंगे तो उसके कुछ ना कुछ लॉसेस भी होंगे ना, बेनिफिट होंगे तो कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी होगी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पहले हम बेनिफिट देखेंगे, उसके बाद हम इसकी कुछ एक लिमिटेशन भी देखने वाले हैं। चलो,
बेनिफिट देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या है, क्योंकि ये रूल्स है, नियम है, तो ये एलिमिनेट कर देते हैं वेरिएशन को। वेरिएशन का मतलब कि मैंने बताया कि कोई 1 साल में प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रहा है, कोई 3 साल में कर रहा है, कोई 6 साल में कर रहा है, कोई ठेका यानी कि बिल्डिंग पूरी बनेगी तभी करूंगा मैं, तो कोई ऐसे बोल रहा है, तो वो वेरिएशन हो गए ना कि इनकी टेक्निक, इनके मेथड ऑफ प्रॉफिट रिकॉग्निशन में प्रॉफिट को कब हम रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स में, उसका जो मेथड है, उसकी जो टेक्निक है, उसका जो सिस्टम ये काम में ले रहे हैं अकाउंटिंग करने का, सबके में वेरिएशन आ रहे हैं। तो उस वेरिएशन को एलिमिनेट कर देता है, यानी हटा देता है कौन? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बता देता है कि भाई तुमको, अगर तुम इस टाइप का बिजनेस कर रहे हो तो तुमको इस तरीके से प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना है, और फिर सबको मानने पड़ेंगे, तो सब उस तरीके से ही करेंगे, तो वो वेरिएशन जो है वो हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या लिख रहा है? इंप्रूव डिस्क्लोजर, है ना, इंप्रूव डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मैंने बताया कि बहुत सारी बिजनेस में ऐसी चीजें होती है जो अगर आप उस बिजनेस के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हो, आप उस बिजनेस को लोन देना चाहते हो, आप बैंक मैनेजर हो, आप लोन देना चाहते हो, आप सरकार हो, आप टैक्स लगाना चाहते हो, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप चाहोगे कि मुझे पता हो, और बिजनेस क्या चाहेंगे कि हम इनको छुपा लें ताकि हमारी बुरी बात, अच्छी बात लोगों को पता नहीं चले, जिससे हम पे कोई इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि भाई तुमको जो है वो बता देते हैं कि ये चीजें डिस्क्लोज करनी ही पड़ेगी। वो लिख देते हैं, उसमें स्पेसिफिक चीजें लिख देते हैं। जब आप अगली क्लासों में, बड़ी क्लासों में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे तो उसमें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में आपको सब कुछ मिलेगा कि हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अपनी अलग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती है। डिस्क्लोजर मतलब कि भाई ये इन्फॉर्मेशन बताओ लोगों को, है ना, उसमें लिखा हुआ रहता है कि ये चीजें आपके पास अगर है, आपको है, आपके बिजनेस में हो रही है तो आपको बतानी पड़ेगी, मजबूरी है ना, मैंडेटरी, अनिवार्य कर दिया उन्होंने। तो वो इंप्रूव करते हैं डिस्क्लोजर को, जिससे कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो है ट्रांसपेरेबिलिटी, यानी जो है वो पारदर्शिता वो बढ़ती है। ठीक है, तो उनमें फर्जीवाड़ा होने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो उसका मेन उद्देश्य यही है कि बिजनेस जो है वो फर्जीवाड़ा नहीं करे, और इन्वेस्टर को या फिर लोन देने वालों को उनको बेवकूफ नहीं बनाया जाए फर्जी प्रॉफिट दिखा के या फिर फर्जी बैलेंस शीट दिखा के। ठीक है, उसके बाद में फैसिलिटेट कंपैरिजन। मैंने बताया आपको, अभी कॉन्ट्रैक्ट वाला मैंने एग्जांपल दिया कि भाई बिल्डिंग तो 6 साल में बन के खत्म होगी, अब कोई 1 साल में प्रॉफिट अपना निकाल रहा है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकाला कि भाई इतना काम हो गया, 3 माले बन गए, 3 मालों में इतना खर्चा आया, इतना मेरा इनकम हुई, इतना मेरे को पैसे मिल गए, तो मैं प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। कोई 2 साल में निकाल रहा है, कोई 6 साल में निकाल रहा है, तो उनके कंपेरिजन हम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबकी एक सेम प्रोसीजर कर देगा, तो फिर हम सबको कंपेयर कर पाएंगे। तो फैसिलिटेट करता है क्या? कंपेरिजन को, कंपेरिजन की सुविधा देता है कौन? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लेकिन कुछ एक लिमिटेशन भी भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। अब हर चीज की ऐसे तो है नहीं कोई कि भाई उसकी जो है परफेक्ट ही परफेक्ट चीजें होंगी, लिमिटेशन कुछ नहीं होगी। परफेक्ट सिर्फ एक है, वो है भगवान, और बाकी सभी चीजों में इनपरफेक्शन है। तो हर चीज का बेनिफिट होगा तो हर चीज की लिमिटेशन भी होगी। यहां पे क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिमिटेशन हम देखते हैं, मेक चॉइस ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफिकल्ट। अब मैंने बताया कि एक चीज के डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो सकते हैं। अब वही एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट वाला कि भाई मैं चाहूं एक साल में प्रॉफिट निकालना, कोई 2 साल में चाहे, कोई 3 साल में चाहे, तो उनके डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने उन सबको हटा दिया, बोले नहीं तुम अपने हिसाब से नहीं कर सकते, तुमको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो उसको जो है डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चॉइस करने की जो चॉइस थी, हमारी फ्रीडम थी, आजादी थी, उसको उसने हटा दिया। अब ये बुरी है या गलत है, अच्छी है बात, ये नहीं देख रहे हैं हम, इसकी लिमिटेशन में इसको डाल रहे हैं कि भाई इस चीज को वो हटा देता है। हालांकि वो चीज अच्छी है, क्योंकि उस वजह से हम कंपैरिजन कर पाते हैं दो कंपनियों के, 3 कंपनियों के अकाउंट्स में। तो वो जो है डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को डिफिकल्ट कर देता है चॉइस करना। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये काम करता है। दूसरा, रिजिडली फॉलोड, लेस फ्लेक्सिबल। अब देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अगर कुछ लिखा हुआ है ना कि भाई ऐसे तुमको करना है, तो फिर ऐसे ही तुमको करना है। फ्लेक्सिबल नहीं है कि तुम उसमें थोड़ा बहुत तोड़ मोड़ दो, नहीं, उन्होंने जो लिख दिया तुमको वैसे ही करना पड़ेगा। तो रिजिड का मतलब था कि कठोर हो गया भाई, ये कि इसने लिख दिया कि ऐसे ही करो, तो फिर वो लट के जोर से ऐसे ही कराएगा। जैसे गब्बर सिंह अपने अपने उनको गुंडों को कुछ बोले भाई तुमको ऐसा करना है, तो उनको वैसे ही करना पड़ता था, नहीं करते तो फिर वो गोली मार देता था। तो उसी तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ लिखा हुआ तो उनको वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर वो सीए जो आएगा ऑडिट करने, वो गोली मार जाएगा। गोली का मतलब वो फिर लिख जाएगा कि भाई तुमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, और फिर तुम्हारे अकाउंट्स पे विश्वास कम हो जाएगा लोगों का। और अगर लोगों का विश्वास कम हुआ, देखो विश्वास पे सारी चीजें चलती है, प्यार, इश्क, मुहब्बत हो या फिर बिजनेस हो, चलते सब विश्वास पे। विश्वास एक बार गया तो फिर सब कुछ गया मेरे भाई। तो विश्वास बना के रखना है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ठीक से फॉलो करने पड़ेंगे। और ये इसकी कमी बना दी कि भाई इसको रिजिडली फॉलो करना पड़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, तो बंध जाते हैं उसमें, है ना। तो ये एक उसकी वो बना दी लिमिटेशन। तीसरा, कांट ओवरराइड स्टैट्यू। अब देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिजिडली तो फॉलो करना पड़ता है, कठोर तो होते हैं, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी ऊपर एक चीज होती है। क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये एएस है, इससे भी ऊपर एक चीज होती है, वो है कानून। कानून को ही बोलते हैं अंग्रेजी में क्या? स्टैट्यू। यानी कानून में अगर कुछ लिखा हुआ है तो फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उससे ऊपर नहीं है, फिर कानून की बात मानेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम नहीं मानेंगे। चाहे कितने ही विद्वान लोगों ने बैठ के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हो, अगर कानून में उसके अलग कोई विपरीत बात लिखी हुई है, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से वो मैच नहीं करती, तो फिर हम कानून की बात मानेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात नहीं मानेंगे। तो ये एक तरीके की लिमिटेशन है कि इतने विद्वान लोगों ने बैठ के एक ट्रीटमेंट दिया, और आपने, सरकार ने, कुछ एक मंत्रियों ने, मंत्री लगभग अनपढ़ होते हैं, तो हालांकि उनके जो सेक्रेटरी आईएएस ऑफिसर वो बनाते हैं, लेकिन उनको भी जरूरी नहीं फाइनेंस की इतनी ज्ञान हो। तो अगर उन्होंने कुछ ऐसा कानून बना दिया, क्योंकि कानून जो पॉलिटिक्स से प्रभावित होते हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसा कानून बना दिया जो कि विपरीत जा रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, तो फिर वो कानून चलेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। तो इतने ज्ञानी लोगों ने बैठ के बनाया, उसका कोई
मतलब नहीं निकला, तो वो इसकी एक लिमिटेशन हो गई। तो ये तो हो गया भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, है ना। ये मैंने एकदम शॉर्ट में बताया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके जो सिलेबस में शॉर्ट में है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत डिटेल में है। और 30 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लगभग 30 के लगभग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो आप पढ़ोगे तो बहुत डिटेल में पूरी किताब होती है, एक पूरा सब्जेक्ट मान सकते हो इसको आप, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। तो उसके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट और उसके क्या क्या रूल्स रेगुलेशन सारे, उसके हिसाब से अकाउंटिंग कैसे होती है, वो सारे आगे जो बड़ी एडवांस क्लासेस में हम चलेंगे, और उनके बारे में जब मैं वीडियोस डालूंगा आईपीसीसी फाइनल की, तो उनमें हम देखेंगे, ठीक है। अभी आप 11वीं क्लास में पढ़ रहे हो, तो आप उस हिसाब से थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो इस चीज़ का, ठीक है। और कंपनियों का अकाउंट बनाने में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काम में लेते हैं। लेकिन आजकल जो आ गया नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अलावा एक और चीज़ आ गई, उसका नाम है इंड एएस, ठीक है। इंड एएस, उसके बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में जब हम आईएफआरएस की बात करेंगे। ये देखिए नीचे आईएफआरएस आ चुका है, ठीक है। तो ये देखो आईएफआरएस, अभी जो ये एएस है ना, एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये तो भाई हमारे भारत का है। आईसीएआई जो है वो भारत की संस्था है, ठीक है, इंडिया की है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो भाई इंडिया की संस्था, तो इंडिया के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएगी। लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ में एक प्रॉब्लम है, वो क्या है, और जिसकी वजह से आईएफआरएस बनाने पड़ेगा। हमने कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिया, हमने बता दिया कि भाई तुमको ऐसे ऐसे अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। लेकिन मान लो ये बिजनेस है, ये हमारी कंपनी है, ये हमारी कंपनी है, ये कंपनी भारत में काम कर रही है, ठीक है। और इसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए, बहुत अच्छी बात है। यानी कि भारत वालों ने जो बोला, भारत के विद्वान लोगों ने जो बोला, जैसे तुमको अकाउंट्स बनाने, इस कंपनी ने वैसे अकाउंट बनाए। लेकिन मान लो यहाँ पे कोई अमेरिका का आदमी है, ये अमेरिका आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ये कोई अमेरिका का आदमी, ये इस कंपनी में पैसे लगाना चाहता है। अब इसको थोड़ी पता है कि भाई यार भाई भारत के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या नियम लिखे, क्या कानून लिखे हुए, इसको थोड़ी पता है। और ये यहीं पे थोड़ी पैसे लगाएगा, ये तो 50 देशों में और जाके पैसे लगाएगा। तो ये हर देश के जाके थोड़ी स्टैंडर्ड पड़ेगा कि भाई इन्होंने कुछ अलग लिखा हुआ है, इन्होंने कुछ अलग लिखा हुआ है, सबके पड़ेगा फिर पैसे लगाएगा, इसका दिमाग तो उसमें खराब हो जाएगा। तो एक नियम निकाला गया, एक नई कंसेप्ट निकाला गया कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये एक तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है, लेकिन ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। यानी सारे देशों ने मिलकर एक बड़ी कमेटी बनाई, इंटरनेशनल कमेटी बनाई, और फिर उन्होंने स्टैंडर्ड निकाल दिए जो कि सारे देश फॉलो करेंगे। तो एक बार जिसने ये स्टैंडर्ड पढ़ लिए, तो फिर उसको टेंशन नहीं है, वो कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। क्यों? क्योंकि फिर सभी लोग यही स्टैंडर्ड लगाएंगे, सारे देश एक ही स्टैंडर्ड लगाएंगे। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उन देशों में, तो वो आराम से इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, क्योंकि उसको पता रहेगा कि भाई ये है पॉलिसी और सभी इसी को फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने एक बार पॉलिसी पढ़ ली, फिर मैं अब देख सकता हूं कहां पे क्या चल रहा है। इसको जो फॉलो कर रहा है वो सेम ट्रीटमेंट करेगा, ठीक ना, वो सेम तरीके से अकाउंट बनाएगा। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो नेशनल लेवल पे यानी हमारे देश के अंदर कंपनियों में समानता लाने के लिए बनाए गए थे। ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये अलग अलग देशों में समानता लाने के लिए बनाए गए। अलग अलग देशों में जो अकाउंट्स बनाती कंपनियां, उनमें सब में समान रूप से समान कानून, समान नियम कायदे फॉलो किए जाए, उसके लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बनाए गए। किसने बनाया भाई? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है वो कई सारे देशों ने मिलकर उनकी कमेटी बनाई गई और उसके हिसाब से बनाए गए। लेकिन 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 देखो बहुत सारे देश इसको एग्जैक्ट मानते हैं, है ना, डिट्टो जैसे लिखा हुआ ना वैसा होगा, एग्जैक्टली इसको फॉलो करते हैं बहुत सारे देश, है ना। और उन देशों में सीधा सीधा बोल देते हैं वो कि भाई हमारे अकाउंट्स आईएफआरएस के हिसाब से बनाए गए हैं। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करने आता है विदेशी आदमी, उसको समझ में आ जाता है कि भाई ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इन्होंने काम में लिए हैं, और बहुत सारे देश वही काम में ले रहे हैं, तो उनको पता रहता है भाई ये रूल इन्होंने काम में लिए होंगे, तो हम इन्वेस्टमेंट आराम से कर सकते हैं। लेकिन भारत ने जो है आईएफआरएस को एग्जैक्टली लागू नहीं किया, ऐसे लागू नहीं किया। भारत ने इनमें थोड़ा बहुत कुछ मॉडिफिकेशन किया अपने हिसाब से, ज्यादा नहीं किया, थोड़ा बहुत ही मॉडिफिकेशन है। और उस मॉडिफिकेशन के हिसाब से भारत में इंड एएस के नाम से इनको लागू किया गया है, यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। आईएफआरएस ही वो रूल आप देखोगे तो लगभग डिट्टो सेम ही है, लेकिन कुछ एक मॉडिफिकेशन किए गए हैं और उसको अपना नाम दिया गया है इंड एएस, क्योंकि भारत वालों के ये सिस्टम है। हमने अपना संविधान भी जो बनाया था वो अलग अलग देशों के संविधान को लेकर बनाया था, फिर हमने उसको भारत का संविधान नाम दे दिया। तो उसी तरीके से आईएफआरएस को हमने उठाया, कॉपी पेस्ट किया और उसमें थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंजेस किया, ज्यादा चेंजेस नहीं है, बहुत कम है, और उसको नाम दे दिया हमने इंड एएस, ठीक है। और इंड एएस के हिसाब से इंड एएस की एप्लीकेबिलिटी कर दी गई कंपनियों पे। कंपनियों को आ गया कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हो, हाँ बोले तुमको अब इंड एएस फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि हमको इंटरनेशनल क्लाइंट्स को, इंटरनेशनल लोगों के पास में पैसे लगवाने हैं, हमको चाहिए कि भाई विदेशों से लोग आके पैसे लगाए हमारी कंपनियों में। तो वो विदेशी लोग भी कहते हैं ना कि भाई तुम्हारे नियम कानून हमको समझ में नहीं आते हैं, तो तुम वो वाले नियम कानून अपनाओ ना जो सब अपना रहे हैं। कौन से? आईएफआरएस, क्योंकि इंटरनेशनल कानून है। तो हमने कहा भाई देखो हमारे कानून वही है, आईएफआरएस वाले है, लेकिन हमने उसको नाम इंड एएस दे दिया क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा ठप्पा उस पर रहे, ठीक है। तो हमने नाम इंड एएस दे दिया, लेकिन कानून सारे वही, तो तुम बिना टेंशन के आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। तुमको आईएफआरएस समझ में आते हैं तो वही हमने लगाए हुए इंड एएस के नाम से, तो तुम आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर है वो क्या बोलेगा कि हाँ ठीक है चलो मैं इन्वेस्ट कर देता हूं, क्योंकि मुझे तो नियम पता होना चाहिए। देखो इन्वेस्टर को नियम की जरूरत क्यों होती है? इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा ना, तो वो सबसे पहले ये चाहेगा कि भाई जो अकाउंट्स में जो दिख रही है ना चीज, यानी खाते जितना प्रॉफिट दिखा रहे हैं, जितने उसकी असेट दिखा रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है क्यों करता है? मैं किसी कंपनी में पैसा लगाऊंगा तो इसीलिए लगाऊंगा ना कि मैं उससे पैसा कमा सकूं। और मैं उससे पैसा कमाऊंगा या नहीं कमाऊंगा वो मैं कैसे पता करेगा? मैं मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं उस कंपनी में पैसा लगाऊंगा तो उससे मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? मैं उसके खाते देखूंगा, अकाउंट्स देखूंगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखूंगा ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स काम के तब होंगे ना जब वो सही होंगे। मान लो उसमें कोई फर्जीवाड़ा किया हुआ हो, कोई गलत सलत चीजें डाली हुई हो, हर कोई नियम लगा के हर कैसे अकाउंट्स बनाए हुए हो, तो मैं समझ थोड़ी पाऊंगा उनको। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे रूल्स हो
जो सभी में फॉलो हो, तो मैं एक बार वो रूल पढ़ लूँ, फिर मुझे बताएगी अगर कोई कंपनी वो उन रूल को फॉलो कर ली तो वो कंपनी मुझे बताएगी कि भाई हमारे अकाउंट्स इस रूल के हिसाब से बनाए हुए हैं, और वो रूल मैंने पढ़ा हुआ है, तो उस अकाउंट्स को देखते मैं समझ जाऊंगा हाँ भाई ये सही है, ठीक है। तो वही IFRS है, इंटरनेशनल रूल बनाया गया और फिर भारत वालों ने उसको इंड एस के नाम से लागू कर दिया। तो अब जिस भी कंपनी ने इंड एस फॉलो किए होंगे, कोई भी विदेशी इन्वेस्टर उसमें पैसा लगाएगा तो फिर वो टेंशन फ्री रहेगा कि हाँ भाई IFRS यानी इंड एस फॉलो कर रही है ये, तो उसके हिसाब से उन रूल के हिसाब से ट्रीटमेंट सारे अकाउंट्स का आया है, तो वो समझ सकेगा अकाउंट्स को आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेनली यही है, इंटरनेशनल पैरिटी यानी कि अंतरराष्ट्रीय समानता लाने के लिए अकाउंट्स में IFRS बनाए गए, और भारत ने IFRS को इंड एस के नाम से अडॉप्ट कर लिया, यानी कि स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया और अपनी कंपनियों उस पर अप्लीकेबल कर दिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में भाई लोग इतना ही रखते हैं। आज हमने पढ़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS इंटरनेशनल लेवल की चीज है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो भारत की देसी चीज है, ठीक है। और क्यों एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए और क्यों IFRS बनाए गए, मैंने दोनों चीजें समझाई, बिल्कुल समझ में आई होगी। कुछ भी समझ में नहीं आया कमेंट करके जरूर पूछना। नेक्स्ट जो है उसमें हम GST पढ़ेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, GST को समझाना पड़ेगा। GST आपके सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन GST अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है, तो वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। जितना आपको समझना है उतना समझाऊंगा मैं, बाकी आप जब एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे तो आपको पूरा सब्जेक्ट के रूप में इसको पढ़ना पड़ेगा। बहुत बड़ा है GST, इतना सा नहीं है, बहुत बड़ा है, लेकिन हम समझेंगे आराम से, मस्त एकदम टकाटक, कोई दिक्कत आपको होने वाली है नहीं उसमें। तो भाई लोगों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।